बिहार के सिवान से एक बहुत ही चौंका देने वाली खबर सामने आई है, जहां पर एक पुलिसकर्मी द्वारा भीड़ को हटाने के लिए AK-47 जैसे हथियार का इस्तेमाल किया गया, जो कि जाहिर तौर पर इंटरनेशनल लेवल पर और नेशनल लेवल पर एक बड़ी खबर बन चुका है। और अब इस पर आपको तमाम तरफ जो है डिस्कशन देखने को मिलेगा। हमारे लिए भी पूरा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, जहां पर हम डिस्कशन करेंगे कि आखिर इस तरीके के जो बड़े हथियार होते हैं, AK-47 हो गया, इंसाफ राइफल हो गई, तो ये जो तमाम बड़े हथियार होते हैं, इन बड़े हथियारों को चलाने से जुड़े नियम क्या होते हैं, इनको यहां पर एक बार हम डिटेल से समझने वाले हैं। तो मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि IAS चैनल की इस नई वीडियो में। तो चलिए करते हैं अपनी वीडियो की शुरुआत। और सबसे पहले यहां पर अगर आप देखें कि क्या खबर जो है वो आपको देखने को मिली है। खबर आपकी ये रही है कि 25 जुलाई की एक घटना है, जिस घटना के दौरान सिवान में एक बंद का एक विरोध प्रदर्शन का आयोजन हो रहा था। जिस विरोध प्रदर्शन के आयोजन के दौरान वहां के जो एसपी हैं, सिवान के जो एसपी हैं, उनके ऊपर जो है भीड़ की तरफ से पथराव किया गया। और उसके बाद जब भीड़ की तरफ से पथराव किया गया तो एसपी के जो बॉडीगार्ड थे, एसपी के जो अंगरक्षक थे, उन्होंने बिना अनुमति प्राप्त किए, बिना किसी आदेश को प्राप्त किए AK-47 के 4 हवाई राउंड जो है वो फायर कर दिए। और ये बड़ा इवेंट जो है, ये बड़ी घटना, इसकी वीडियो वायरल हो गई और सोशल मीडिया पर चारों तरफ इसका डिस्कशन आपको देखने को मिल रहा है। इसके बाद जो अंगरक्षक थे उनको जो है तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। आखिर बेसिकली यहां पर सवाल ये पूछा जा रहा है कि क्या आत्मरक्षा में भी आप इस तरीके का बड़ा हथियार चला सकते हैं? क्या इस संदर्भ में जो नियम पहले से डिसाइड किए गए, क्या आपको वो नियमों को फॉलो नहीं करना पड़ेगा? ये तमाम सवाल जो है वो अब बिहार पुलिस विभाग से पूछे जा रहे हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट यहां पर आपको देखने को मिला है, जिस पर हमने बात की। अब हम बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं कि हथियारों का वर्गीकरण कैसे होता है। जैसे अगर आप देखें तो पुलिस का जो टॉपिक है, पुलिस का जो विषय है वो आपको पता है। अगर आप देखेंगे तो 7th शेड्यूल के अंतर्गत पुलिस का जो विषय है वो स्टेट लिस्ट में आपको देखने को मिलेगा, यानी कि स्टेट इस संदर्भ में मुख्यतः नियम तय करता है। तो अब अगर आप देखें तो बिहार पुलिस मैनुअल क्या बताता है जो हथियार है उसको लेकर के। हथियारों की अगर आप बात करें तो बिहार पुलिस मैनुअल में हथियारों को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक है आपका प्लेटून और सेक्शन आर्म्स और दूसरा है शॉर्ट रेंज आर्म्स। प्लेटून और सेक्शन आर्म्स में जैसे एग्जांपल के तौर पर आपका AK-47 हो गया, इंसास राइफल हो गया, SLR हो गया, ये तमाम मिसाइल, ये तमाम आपके हथियार जो हैं ये प्लेटून और सेक्शन आर्म्स में शामिल किए जाते हैं। इनका उद्देश्य क्या होता है? इनको केवल फॉर्मेशन यूनिट में और विशेष ऑपरेशंस में इस्तेमाल किया जाता है। फॉर्मेशन यूनिट्स क्या होती हैं? सबसे पहले तो यही हमको पता होना चाहिए। फॉर्मेशन यूनिट बेसिकली आपका वो यूनिट होती है जो किसी विभाग के अंदर किसी स्पेशल काम के लिए बनाई जाती है। जैसे अगर आप देखें जो आपका बिहार का पुलिस विभाग है, उस बिहार के पुलिस विभाग में आपको कुछ स्पेशल यूनिट देखने को मिलेंगी, कुछ कमांडो फोर्सेस देखने को मिलेंगी। वो कमांडो फोर्स जो है, वो कमांडो फोर्स आपका इस तरीके के हथियार इस्तेमाल कर सकते हैं, AK-47 का इस्तेमाल कर सकते हैं, इंसास राइफल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो आपकी स्पेशल यूनिट्स होती हैं, जिनको स्पेशली किसी काम के लिए, किसी ऑब्जेक्टिव के लिए गठित किया जाता है, ये जो आपकी स्पेशल फोर्सेज होती है, स्पेशल ऑपरेशन होते हैं, वहीं पर आप इस तरीके के हथियार इस्तेमाल कर सकते हैं। और सामान्य कानून व्यवस्था के लिए, सामान्य लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने के लिए इस तरीके के कानून का, इस तरीके के जो हथियार हैं उनका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। दूसरे होते हैं आपके शॉर्ट रेंज हथियार। शॉर्ट रेंज जो आपके उपकरण होते हैं, शॉर्ट रेंज उपकरण में आपका रिवॉल्वर शामिल होता है, पिस्टल है, कार्बाइन है, ये तमाम चीजें शामिल होती है, जिनका इस्तेमाल आपका सामान्यतः कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए और अंग रक्षकों के लिए किया जाता है, यानी अंग रक्षा के लिए या आपका बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए किया जाता है। बॉडीगार्ड इसका इस्तेमाल करते हैं और नियमित ड्यूटी के लिए इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। तो आप जब आप सामान्य ड्यूटी की बात करते हैं तो वहां पर आप जो शॉर्ट रेंज हथियार हैं, पिस्टल हो गया, आपका राइफल हो गया, कार्बाइन हो गया, वो आप इस्तेमाल करते हैं। और जब आप विशेष ऑपरेशंस की बात करते हैं, स्पेशल ऑपरेशंस की बात करते हैं, तो वहां पर हम प्लेटून और सेक्शन आर्म्स यानी कि AK-47, इंसास और SLR जैसे हथियारों का इस्तेमाल करते हैं। तो हमने हथियारों से जुड़े रूल्स यहां पर देखे हैं और हम आगे बात करेंगे इस पूरे टॉपिक पर। लेकिन उससे पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सूचना है। सूचना यह है कि अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं तो हम आपके लिए एक बहुत ही शानदार कोर्स लेकर के आए हैं, जिसका नाम है ISGS फाउंडेशन कोर्स। ये जो फाउंडेशन कोर्स है, इसमें आपकी नींव को मजबूत किया जाएगा, जहां पर हम प्रीलिम्स और मेंस के जितने भी सब्जेक्ट हैं, जितने भी टॉपिक हैं, सबको बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक कवर करने वाले हैं। इसमें आपको 400 प्लस स्ट्रक्चर क्लासेस मिलेंगी, प्रीलिम्स और मेंस के नोट्स आपके घर तक पहुंचा दिए जाएंगे, इसमें आपको प्रैक्टिस सीरीज मिलेगी, इसमें आपको आंसर्स को इवैल्यूएट कराने की सुविधा है, AI पावर्ड लर्निंग आपको मिलेगी और 3 साल तक का करंट अफेयर का एक्सेस आपको बिल्कुल मुफ्त इस पूरे कोर्स में मिलने वाला है। तो बहुत ही शानदार मौका आपके पास मौजूद है। आप अपनी तैयारी को एक नया आयाम, एक नया आधार दे सकते हैं इस पूरे कोर्स के साथ। तो अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहां पर क्लिक करके आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, या आप हमारे नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। नंबर आप नोट करके रखिए 87501
87,501। तो इस नंबर पर आपको डिटेल से जानकारी मिल जाएगी। चलिए यहां से बढ़ते हैं हम आगे, और सवाल ये उठता है कि अब आपका जो AK-47 है उसका इस्तेमाल कहां कहां पर किया जा सकता है। अब हम स्पेशली AK-47 की बात करते हैं। AK-47 का आप इस्तेमाल कहां कहां पर कर सकते हैं, तो इसका इस्तेमाल जो है वो आपका नियमों के मुताबिक विशेष सुरक्षा समूह द्वारा इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, स्पेशल सिक्योरिटी ग्रुप द्वारा इस्तेमाल किया जा सकता है, जो कि मुख्य तौर पर मुख्यमंत्री और राज्य की जो राज्यपाल है उनकी सुरक्षा करते हैं। इसके अलावा स्पेशल टास्क फोर्स जो है वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं नक्सल विरोधी अभियानों में, और आतंकवाद रोधी इकाइयां जो होती हैं वो इस तरीके के हथियारों का इस्तेमाल कर सकती हैं। तो ये सारे जो आपके ऑपरेशंस हैं ये सारे क्या हैं, ये सारे आपके स्पेशल ऑपरेशंस हैं। स्पेशल ऑपरेशन में आप इस तरीके के हथियारों का इस्तेमाल कर सकते हैं। और नियमों का उल्लंघन कब होता है, नियमों का उल्लंघन अगर आप मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के नियमों की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और राज्य सरकार के जो दिशा निर्देश हैं उनके मुताबिक राजनेताओं, जजों और वरिष्ठ IAS और IPS अधिकारी जो हैं इनके नियमित अंगरक्षक, इनके जो रेगुलर बॉडीगार्ड होते हैं उनको AK-47 ले जाने की सख्त मनाही होती है। यानी कि आप AK-47 जैसे बड़े हथियार इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं जब आप अंगरक्षक के तौर पे काम करते हैं। केवल AK-47 जैसे हथियार जो हैं इन कामों के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। बॉडीगार्ड जो है उनका इस्तेमाल नहीं कर सकते। अंगरक्षकों को मुख्य तौर पर आपका शॉर्ट रेंज हथियार जो होते हैं उनको ले जाने की अनुमति प्राप्त होती है। तो सबसे पहला तो नियम का उल्लंघन आपको यहीं पर देखने को मिला है कि जो बॉडीगार्ड था, जो भी अंगरक्षक था, उसके पास AK-47 हथियार मौजूद नहीं होना चाहिए था, उसके पास एक शॉर्ट रेंज हथियार मौजूद होना चाहिए था। लेकिन कौन सा हथियार मौजूद था, AK-47 हथियार मौजूद था। तो ये यहां पर आपको सबसे पहले नियमों का उल्लंघन देखने को मिलेगा। अब एक और इंपॉर्टेंट जो नियम का उल्लंघन यहां पर हुआ है वो ये है कि जब आप पुलिस मैनुअल को पढ़ेंगे या भारत में जो स्थापित जो कन्वेंशंस हैं उनको आप देखेंगे तो वहां पर आपको साफ तौर पर देखने को मिलेगा कि भारत में अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन आती है जहां पर भीड़ बहुत हिंसक हो जाती है तो उस हिंसक भीड़ से निपटने के लिए पुलिस को कुछ सख्त जो आपके तरीके हैं उनको फॉलो करना पड़ता है, कुछ प्रोसेस जो है उसको फॉलो करना पड़ता है। तो ये 6 आपका चरण का एक प्रोसेस आपको देखने को मिलेगा जो पुलिस को फॉलो करना चाहिए अगर भीड़ में कोई भी आपको एंटी सोशल एलिमेंट देखने को मिलता है। सबसे पहले पुलिस को मौखिक चेतावनी देनी चाहिए और लोगों के साथ बातचीत करनी चाहिए। सबसे पहले आपको लोगों को बताना चाहिए कि अगर आप यहां से नहीं हटते हैं तो पुलिस आपके ऊपर कार्यवाही करेगी। तो एक वार्निंग देना बहुत इंपॉर्टेंट है, एक चेतावनी देना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर चेतावनी नहीं काम करती है तो फिर आप फिजिकल बैरिकेडिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिजिकल बैरिकेडिंग में आप क्या करेंगे, आप जो है कुछ बैरिकेड्स लगा सकते हैं, कुछ आपके कुछ ऐसे चीजें आप वहां पर रख सकते हैं जो कि लोगों को आगे बढ़ने से रोकेंगी। अगर वो भी काम नहीं करता है तो फिर आप वाटर कैनन का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप आंसू गैस का इस्तेमाल कर सकते हैं, टीयर गैस का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ये भी काम नहीं करता है तो अंत में फिर आपको लाठी चार्ज का भी इस्तेमाल करना पड़ सकता है, आप लाठी चार्ज कर सकते हैं। अगर ये भी काम नहीं करता है तो 5वां चरण ये है कि आप गैर घातक राउंड इस्तेमाल कर सकते हैं, नॉन लीथल राउंड इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे रबर बुलेट हो गया, पैलेट गन हो गया, इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और अगर ये भी काम नहीं करता है तो एक अंतिम विकल्प के तौर पर, एक आखिरी विकल्प के तौर पर आपको अग्नेयास्त्र यानी कि जो आपके फायर आर्म्स होते हैं उसको अंतिम विकल्प के तौर पर इस्तेमाल करना होता है। बंदूक को, हथियारों को अंतिम विकल्प के तौर पर इस्तेमाल करना होता है। लेकिन उससे पहले 5 चरण आपके मौजूद हैं जिन 5 चरणों का इस्तेमाल करके आप किसी भीड़ को हटा सकते हैं। अगर ये 5 चरण काम नहीं करते हैं तब जाकर के आपको फायर आर्म्स का इस्तेमाल करना होता है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पर आपको याद रखनी है। और सिवान की पुलिस के द्वारा जो घटनाक्रम हमको देखने को मिला वहां पर साफ तौर पर हमको देखने को मिल रहा था कि ये पांचों जो 6 आपके स्तर हैं इन 5 स्तरों को यहां पर फॉलो नहीं किया गया था। तो ये भी एक नियमों का उल्लंघन यहां पर हुआ था। और फायरिंग की अनुमति भी कौन दे सकता है, ये भी इसको लेकर के भी आपको नियम देखने को मिलेंगे। इसके नियम अगर आप देखिए, नियम ये कहते हैं कि कौन से मामले में आप फायरिंग कर सकते हैं। फायरिंग आप केवल जो है जान माल के नुकसान के मामले में कर सकते हैं, जान माल के नुकसान को रोकने के लिए, जानलेवा हमले के खिलाफ आत्मरक्षा के लिए आप फायरिंग कर सकते हैं, और पुलिस शस्त्रागार को लूटने से बचाने के लिए आप फायरिंग कर सकते हैं। लेकिन ये 3 कंडीशंस तो हैं, लेकिन एक पॉइंट आप यहां पर आपको याद रखना है कि आपका किसी भी परिस्थिति में हवा में फायरिंग भी अगर आपको करनी है, अगर आपको किसी भी तरीके से फायरिंग करनी है तो उसके लिए मौके पर मौजूद मजिस्ट्रेट या वरिष्ठ पुलिस अधिकारी से आपको स्पष्ट तौर पर आदेश लेने होते हैं। बिना आदेश के कोई भी पुलिसकर्मी जो है, बिना आदेश के कोई भी पुलिसकर्मी फायरिंग नहीं कर सकता है। और यही चीज आपको सिवान के मामले में भी देखने को मिली, जहां पर यह बताया गया, बाद में पता लगा कि जिस पुलिसकर्मी द्वारा AK-47 के राउंड फायर किए गए थे उन्होंने किसी भी वरिष्ठ अधिकारी से अनुमति भी प्राप्त नहीं करी थी। तो यह भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर हमारा जरूरी हो जाता है। इसके अलावा
अलावा अगर आप कानूनी ढांचे की बात करें तो भारत में आपका दो तरीके के कानूनी ढांचे आपको मिलेंगे। सबसे पहले इसमें आपका केंद्रीय कानून है, जैसे आपका बीएनएस हो गया, भारतीय न्याय संहिता हो गई, बीएनएसएस हो गया, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता हो गई। ये जो कानून है, ये कानून आपका घातक बल के प्रयोग के लिए कानूनी मानक तय करते हैं। किसी भी हथियार का विशिष्ट नाम जो है यहाँ पर शामिल नहीं है, लेकिन हथियार को कैसे इस्तेमाल किया जाएगा, कब इस्तेमाल किया जाएगा, वो तमाम जो नियम है वो आपको भारतीय न्याय संहिता और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में देखने को मिलेंगे। और राज्य के जो अधिकार हैं, क्योंकि आपको पता है हमने पहले भी देखा कि जो आपका पुलिस का टॉपिक है, पुलिस का टॉपिक जो है ये स्टेट लिस्ट में शामिल है, और इसी वजह से इन हथियारों की तैनाती कहां पर की जा सकती है, उससे जुड़े जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, जो पुलिस मैनुअल है, वो राज्य सरकार द्वारा जारी करती है। तो ऐसे में यहां पर अगर आप देखेंगे, निष्कर्ष के तौर पर आप कह सकते हैं कि चाहे वो आपका 9mm पिस्टल हो या AK-47 हो, बल प्रयोग का कानूनी मानक पूरे देश में एक समान आपको नजर आएगा, क्योंकि बीएनएस और जो आपका बीएनएसएस है उसमें सेम रूल्स आपको देखने को मिलेंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने देखा। अब अंत में यहां पर आपका एनएचआरसी के भी कुछ रूल्स जो हैं वो यहां पर आपको पता होने चाहिए, कुछ दिशा निर्देश जो हैं वो आपको नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के भी पता होने चाहिए। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने कुछ दिशा निर्देश जारी किए थे, जिन दिशा निर्देशों में कहा गया था कि अगर पुलिस फायरिंग की वजह से किसी भी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो ऐसी सिचुएशन में क्या स्टेप जो है वो फॉलो होने चाहिए। ऐसी सिचुएशन में एनएचआरसी के रूल ये कहते हैं कि सबसे पहले तत्काल प्रभाव से उस व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए, तत्काल प्रभाव से एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, स्वतंत्र इंडिपेंडेंट पुलिस इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और अनिवार्य मजिस्ट्रियल जांच जो है वो कंडक्ट की जानी चाहिए। और ये देखा जाना चाहिए कि किन परिस्थितियों में उस पुलिस अधिकारी द्वारा या पुलिस कर्मी द्वारा हथियारों का इस्तेमाल किया गया था और बंदूक का इस्तेमाल किया गया था। तो ये एनएचआरसी की गाइडलाइन यहां पर आपको याद रखनी है। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए हैं। अंत में आप यहां पर देखें कि सिवान के मामले में जो निलंबन हुआ है, जो पुलिसकर्मी है उसको सस्पेंड कर दिया गया है, वो निलंबन सही है या वो गलत है। यहां पर दो कॉन्फ्लिक्टिंग क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहला कॉन्फ्लिक्टिंग क्वेश्चन ये है कि क्या सबसे पहली बात तो यहां पर यह है कि रूल्स को ठीक ढंग से फॉलो नहीं किया गया था, वो तो आप एक तरफ हमने उस पर डिस्कशन कर लिया है। दूसरी कॉन्फ्लिक्टिंग वैल्यू ये है कि जब आपकी आत्मरक्षा की बात आती है, जब इस तरीके का सवाल आता है कि अब आपकी जीवन पर सवाल आ चुका है, तो क्या आप जो है रूल्स को फॉलो करेंगे, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि रूल्स जो हैं उनका उल्लंघन हुआ है, और पुलिस विभाग से ही एक्सपेक्टेशन होती है कि आप जो है डिसिप्लिन और रूल्स को ठीक ढंग से फॉलो करेंगे। तो यहां पर कौन कौन से रूल्स का उल्लंघन हुआ है? सबसे पहले हथियार के नियमों का उल्लंघन हुआ है। एक अंगरक्षक के पास AK-47 नहीं होना चाहिए था, एक तो ये सबसे बड़ा नियमों का उल्लंघन था। दूसरा आपका भीड़ को नियंत्रित करने का जो प्रोटोकॉल है उसमें 6 चरण होते हैं, 5 चरणों को फॉलो नहीं किया गया, आखिरी चरण का इस्तेमाल किया गया, और आदेश की भी यहां पर कमी थी, यानी कि जिस भी कर्मी ने पुलिस जो AK-47 का इस्तेमाल किया उसने आदेश भी प्राप्त नहीं किया था, उसने ऑर्डर नहीं लिया था। तो जाहिर तौर पर कानून जो है वो व्यक्तिगत विवेक से अधिक नागरिक सुरक्षा और सख्त हथियार अनुशासन को प्राथमिकता देता है। इसीलिए जो भी निलंबन, जो भी कार्यवाही यहां पर हुई है उस कार्यवाही को ठीक कहा जा सकता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट सवाल हमने यहां पर इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने डिस्कस कर लिया है। अब अंत में आपके लिए करंट अफेयर का एक सवाल है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सवाल में आपसे पूछा गया है कि भारत में लोक व्यवस्था और पुलिस द्वारा परिष्कृत हथियारों के उपयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 3 स्टेटमेंट आपके सामने है। पहला हमारा स्टेटमेंट है, संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार पुलिस और लोक व्यवस्था राज्य के विषय है। दूसरा हमारा स्टेटमेंट है, नागरिक प्रदर्शनों में AK-47 का उपयोग बल के पहले विकल्प के रूप में किया जा सकता है। और तीसरा हमारा स्टेटमेंट है, AK-47 प्लेटून और सेक्शन आर्म्स की कैटेगरी में आता है जो सामान्य कानून व्यवस्था ड्यूटी के लिए प्रतिबंधित हैं। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। यहां पर इसी नोट के साथ करते हैं आज की अपनी वीडियो को समाप्त। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में हमने जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए हैं वो सारे टॉपिक आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने साथियों के साथ, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।